Shall I start? Shall I start? Yes, sir. So work power energy चैप्टर चल रहा है ना? Yes, sir. वर्क चैप्टर में Yes, sir. हमने वर्क कैलकुलेशन पढ़ लिया था, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। फिर हमने एनर्जी स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? जिनकी वजह से कभी भी कोई एनर्जी डिसिपेट होती है क्या? नहीं होती। एनर्जी कभी भी डिसिपेट नहीं होती है, इनकी वजह से हमेशा एनर्जी स्टोर होती है। समझ में आया? और जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो कौन से टाइप की स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। बोलो याद है कि नहीं याद है सब? तो वर्क डन पॉजिटिव होता है ग्रेविटी का, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। समझ में आया क्या? ऊपर थ्रो करते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो फार्मूला आया था कंजर्वेटिव फोर्स का, क्या फार्मूला आया था? हां, U इनिशियल माइनस U फाइनल। ये फार्मूला आया था ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, U इनिशियल माइनस U फाइनल। फिर मैंने आपको समझाया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल, मतलब पोजीशन जहां पर पार्टिकल है, मान लो यहां से यहां ले गए आप, तो आप किसी भी पास से लेके जाओ, वो तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है, मतलब पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया क्या तुमको? हां, चाहे किसी भी पूरी दुनिया घुमा के लेके आओ, यहां से यहां तक का A से B तक का वर्क डन, A की पोटेंशियल एनर्जी माइनस B की पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया क्या? तो ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये ओनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू पॉइंट्स उन पर डिपेंड करता है। समझ में आया क्या ना? एक और हमने पढ़ा था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो एनर्जी को डिसिपेट करता है, जो एनर्जी को लॉस करवाता है, सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करवाता है। समझ में आया क्या? जब भी वो फोर्स वर्क करता है तो सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग में लॉस होती है। आया समझ में? उस फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात होगी तो क्या हम पोटेंशियल एनर्जी वाला कांसेप्ट बीच में लाएंगे क्या? नहीं, बिकॉज़ पोटेंशियल एनर्जी इज अ सॉर्ट ऑफ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आया क्या? और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन जब भी वर्क करता है तो एनर्जी स्टोर होगी क्या? नहीं, वो तो लॉस होती है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का लेना देना है कंजर्वेटिव फोर्स से। और हमने रिलेशन पढ़ा था, बताओ क्या रिलेशन पढ़ा था? if u is a function of x, तो force is equal to the minus du by dx। याद है? हाँ, डिफरेंशिएट कर दो इसको, x के रिस्पेक्ट में फोर्स आ जाएगा, माइनस लगाना नहीं। समझ में आया क्या? नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि फोर्स उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी u डिक्रीज होगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. ऐसा में ऑनलाइन वाले बच्चे भी रिप्लाई करो, वरना मुझे पता नहीं लगेगा आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है एकदम, जितनी यहाँ वाले बच्चों की आ रही है उतनी आपकी भी आ रही है, इसलिए रिप्लाई करो। ठीक है? हाँ, तो ये हमने देखा था। एक और फॉर्मूला हमने देखा था, अगर u इज ए फंक्शन ऑफ x, y, z है, मतलब थ्री डायमेंशनल वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। x में भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, y में भी हो रही है, z में भी हो रही है, तो फोर्स तीनों में लगेगा। x में भी लगेगा, y में भी लगेगा, z में भी लगेगा। कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किस तरफ लगेगा? जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। x में अगर मान लो राइट ये x एक्सिस है, अगर इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एक फोर्स इधर लगेगा। समझ में आया? ये y एक्सिस है, अगर y एक्सिस में इस तरफ इंक्रीज हो रही है तो फोर्स फिर इधर लगेगा। समझ में आया क्या? Yes. जिस तरफ डिक्रीज हो रही है उस तरफ लगेगा। और ये z एक्सिस है, मान लो इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो फोर्स इस तरफ लगेगा। तो फोर्स के तीनों कंपोनेंट आएंगे, fx, fy, fz। समझ में आया क्या? और इसका रिजल्टेंट आएगा ऐसा बीच में। उसका फॉर्मूला क्या था? माइनस del u by del x I कैप माइनस del u by del y j कैप माइनस del u by del z k कैप। समझ में आया क्या? ये पार्शियल डिफरेंशियल। Yes, sir. ये चल रहा है ना? आता है ना सबको? मैंने भी पढ़ा, बताया था जितना फिजिक्स में काम में आता है।
ठीक है, इस पे हमने क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो परफेक्ट है यहाँ तक पूरा चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, थ्योरी वाइज भी है ना, इसमें थ्योरी भी बहुत अच्छी ज्यादा होती है। जैसे बाकी चैप्टर में तो क्या थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ा फिर क्वेश्चन, इसमें थ्योरी भी बहुत ज्यादा है। तो थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे पूरी फिजिक्स की थ्योरी का बेस बनेगा यहाँ से। फिर से समझ में आया क्या? आगे बढ़े। सो अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स पे बहुत ज्यादा डिटेल में जोड़ दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका वर्क निकालना हमें आना चाहिए। वर्क निकालने के लिए हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। उससे हमें और हेल्प मिलेगी कि कैसे निकालें। समझ में आया क्या? उससे पहले एक सिंपल कांसेप्ट और पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है इधर? यस सर, दिख रहा है। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। सब बच्चे लिखो टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी stored in a spring. रेड कलर क्लियर दिख रहा है क्या बच्चों को ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। ठीक है, अब देखो स्प्रिंग में हमने स्प्रिंग के बारे में हमने पढ़ रखा है। स्प्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है? स्प्रिंग फोर्स लगता है जब हम कंप्रेस या एलोंगेट करते हैं। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? k into x। x क्या होता है? जितना आपने कंप्रेशन किया, जितना एलोंगेशन किया, उस पे डिपेंड करता है। k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, कितना टाइट है स्प्रिंग। समझ में आया क्या? ठीक है, तो k into x उस पे फॉर्मूला लगता है। हमने माइनस साइन पे लगाया था, याद है क्यों? क्योंकि वो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला था। अगर आपने ऐसे ये इधर स्प्रिंग, आप इधर एलोंगेट कर रहे हो तो स्प्रिंग उधर फोर्स लगाएगी, तो x की डायरेक्शन इधर है, फोर्स उधर लग रहा है। समझ में आया क्या? तो माइनस जस्ट ये बताने के लिए, मैग्नीट्यूड आपको याद रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है? kx होता है। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि इस फोर्स के थ्रू जब हम वर्क करते हैं तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी लॉस करना होती है। समझ में आया क्या? कैसे पता लगाओगे कंजर्वेटिव है नहीं? एक तो मैंने बताया आपको, पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क। समझ में आया? मैंने 2-3 क्वेश्चन भी कराए थे। आपने बोला था लास्ट में सर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि आप कहीं से कहीं तक भी ले जाओ वर्क डन इतना ही आएगा। एक तरीका क्या है, ये चेक कर लो कि वो वर्क स्टोर हो रहा है या लॉस हो रहा है। समझ में आया क्या? तो स्प्रिंग में जब भी हम फोर्स लगाते हैं, वर्क करना पड़ता है ना, एनर्जी। स्प्रिंग को खींचना ही थोड़ा ना, हमें दम लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। खींचने के लिए या कंप्रेस करने के लिए, दोनों के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। वो एनर्जी लॉस थोड़ा हो जाएगी, वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी। चाहे तो छोड़ के देख लो, एकदम से छूटेगी। समझ में आएगा? उसमें स्टोर है ना एनर्जी। तो एनर्जी अगर स्टोर हो रही है तो वो कहां से आई? जिसने वर्क किया है। तो जिसने वर्क किया है उसने कोई फोर्स लगाया है, और वो फोर्स से जो वर्क हुआ है वो स्टोर फॉर्म में हुआ है। तो बताओ कौन सा फोर्स है? समझ में आया क्या? मतलब कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आया? सो स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इन ए स्प्रिंग is a conservative force, है ना? Because work done is stored in potential energy of spring. समझ में आया? ये बात समझ में आई? तो जो भी हम वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो हमें कोई निकालना है कितना होगा, तो हम ये निकाल लेंगे हमने कितना वर्क किया। समझ में आया क्या? हाँ, तो जैसे एक स्प्रिंग लेते हैं, ये मैं जो इसको कंप्रेस कर रहा हूं, इसमें इसको x कितना कंप्रेस कर रहा है,
समझ में आया? ऐसे कंप्रेस करते हैं तो इसने तो इस पे इधर फोर्स लगाया होगा F, और स्प्रिंग किधर लगाई होगी इसने? इधर, ये स्प्रिंग फोर्स समझ में आया? अब ये दोनों इक्वल होंगे, ये मास लेस है ना, तो बीच में कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं सकता। मान लो आप फिर मान लो सर इधर ले जा रहे हैं तो ये बड़ा होना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे F minus FSP is equal to mass into x, ऐसे लिखोगे ना, तो मास तो 0 है ना, समझ में आया क्या? तो ये इक्वली तो आएगा दोनों, मतलब जितना स्प्रिंग लगाएगी उतना आपको लगाना पड़ेगा, तभी कंप्रेस होगी वो, उससे कम लगाओगे तो नहीं होगी। समझ में आया है ना? उससे हल्का सा 0.0000001 सुबह से लेकर रात तक 1 इतना एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे न्यूटन में तो कंप्रेस हो जाएगी, मतलब इक्वली लगाओगे। समझ में आया क्या? हाँ, सो इस स्प्रिंग फोर्स का मुझे फॉर्मूला पता है, मैंने x से कंप्रेस किया तो ये लगाएगी kx उधर, तो मैं भी इधर ही लगा रहा हूं kx, मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं kx। समझ में आया? अब मुझे बताओ ये x पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे क्या निकालना है कि मैं अगर इसको x से कंप्रेस करूं या एलोंगेट करूं तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। समझ में आया क्या? कंप्रेस करने से पहले इसमें बिल्कुल एनर्जी स्टोर नहीं थी, इसे मैंने मान लिया, इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं थी जब ये नेचुरल ले आया समझ में। अब मैंने इसको x से कंप्रेस कर दिया तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी इसमें आई होगी, एनर्जी क्रिएट हो सकती है क्या? ट्रांसफर तो हो सकती है, तो कहां से आई होगी? इसके पास जो वर्क कर रहा है वो एनर्जी, उसके पास एनर्जी तभी तो वर्क कर रहा है। समझ में आया? तो इसने जितनी भी एनर्जी से वर्क किया होगा वो एनर्जी इसमें आ गई होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। तो हमें अल्टीमेटली ये निकालना है कि इसका वर्क डन कितना है, वही एनर्जी का ट्रांसफर है, वर्क इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पहली लाइन चेक करके याद है ना? समझ में आया? तो इसने कितना वर्क किया वो निकालना है, हमें पता है इसने कितना फोर्स लगाया और हमें पता है इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? तो ऐसे लिख सकता हूँ? सोचो, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ सही है गलत है? नहीं सर, क्या नहीं गलत है सर, इसमें बताओ, इसमें क्या गलत है FDX बताओ? है हाँ बोलो ना क्या गलत है? सर फोर्स आएगा, फोर्स KX की जगह F। नेगेटिव तो स्प्रिंग का वर्क है, मैं तो इसका निकाल रहा हूं ना, ये भी तो इधर ही फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। समझ में आया क्या? क्या गलती है इसमें? सर वो वेरिएबल फोर्स है ना। किसने बोला, नाम बताओ जल्दी से। सर आयुष्मान। आयुष्मान, अरे ये तो अब तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस नहीं कर रहे मतलब। ये F इक्वल टू kx एक कांस्टेंट फोर्स है क्या? ये तो वेरिएबल फोर्स है ना, मैंने पूछा यहां से यहां तक का वर्क बताओ, तो ये फोर्स कांस्टेंट थोड़ा लग रहा है, शुरू में तो बिल्कुल कम लग रहा था जब मैंने कंप्रेस किया, जैसे जैसे मैं x बढ़ाते जाऊंगा ये फोर्स बढ़ता जाएगा ना, ये वाला। यस सर, इनको कंप्रेस करना है आपको, जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतना फोर्स बढ़ाते हुए जाना है आपको। समझ में आया क्या? तो फोर्स बढ़ते हुए जा रहा है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आप kx क्यों ले रहे हो? तो ये कांस्टेंट है क्या फोर्स? समझ में आया? तो पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं अगर मैं बोलता पूरा यहाँ से यहाँ तक इतना ही फोर्स लग रहा है कांस्टेंट, तो फिर भी ले सकते हो, अब वो तो इंक्रीजिंग में लग रहा है ना। समझ में आया क्या? तो ये तो ले नहीं सकते। आया समझ में? सो हमें आता है लेकिन फॉर्मूला वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, ये वेरिएबल फोर्स है ना, अगर वेरिएबल फोर्स हो तो कैसे निकालते हैं? इक्वेशन लगाया था ना मैंने वेरिएबल फोर्स का, 2x F is equal to 2x plus 3 from 0 से 5 निकाला तो था, कैसे करते हैं? अरे यार भूल गए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन f dx, अगर x में हो रहा है तो इंटीग्रेशन f dy, अगर फोर्स y में लग रहा है तो इंटीग्रेशन f dz, अगर z में लग रहा है, तीनों में लग रहा है तो तीनों का अलग-अलग करके निकालना, ऐड कर दो। समझ में आया क्या? यस सर।
मैंने क्या लिखा f dx क्योंकि मैं x में लगा रहा हूं, समझ में आया? तो क्या लिखूंगा और फ्रॉम x1 टू x2 ये होगा ना, f की जगह क्या लिखूंगा kx dx है ना। कितना एलोंगेट कंप्रेस किया मैंने x, तो जहां से भी आप वहां पे 0 मान लो, नेचुरल लेंथ वहीं से मेजर करते हैं, तो शुरू में कंप्रेशन कितना था और फाइनली कितना हो गया, समझ में आया? x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाओगे 0 से x तो वही आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, आया समझ में? तो क्या फॉर्मूला आया हाफ kx स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, समझ में आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और ये पॉजिटिव वर्क डन है, तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है सप्लाई ऑफ एनर्जी, समझ में आया? तो वो एनर्जी किस में जा रही है, जो ले रहा है एनर्जी, जो गेन कर रहा है उसका, जो गेन करता है उसका वर्क डन नेगेटिव होता है। तो अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग पूछा जाए तो यहाँ पे लिखूंगा मैं FSP और उसकी जगह लिखूंगा -kx, समझ में आया क्या? तो आंसर क्या आएगा -हाफ kx, आया समझ में? सो इसका वर्क डन है प्लस में जो आया क्योंकि इसने जो चाहा वो किया, इसको कंप्रेस करना था उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया और वैसा ही किया, इसने एनर्जी सप्लाई, समझ में आया? स्प्रिंग तो चाहती नहीं थी, वो तो अपोजिट में फोर्स लगा रही बट फिर भी कंप्रेस हो, तो नेगेटिव वर्क होता है ऐसा, जो हम सोचते हैं उसका उल्टा, समझ में आया क्या? तो ये किसमें चला गया, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया? फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, आया समझ में? सो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, U से ही पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या बोलते हैं, U बोलते हैं, समझ में आया? सो U इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया हाफ k x स्क्वायर, है ना? और ये x क्या है, x इज, अगर मैंने मान लो इलोंगेट किया होता तो भी ये वर्क आता, कंप्रेशन और इलोंगेशन मेजर्ड फ्रॉम, कहां से मेजर करते हैं, नेचुरल, समझ में आया? अगर मान लो मैंने इसको इधर फोर्स लगा के ऐसे खींचा होता तो फोर्स भी इधर लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है तो भी वर्क डन वही आता आपके, समझ में आया? ओनली स्प्रिंग का नेगेटिव वर्क आया समझ में? सो ये फॉर्मूला आया, या फिर आप अभी मैंने आपको वो फॉर्मूला भी पढ़ाया था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल, यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? तो यहाँ पे वर्क, यहाँ पे लिख दूं मैं, ये तो आया एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। सिमिलरली अगर मैं निकालता किसका, वैसे तो यहाँ खत्म हो गया है, समझ में आया? बट जो पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर ले। अगर मैं निकालता वर्क डन बाय स्प्रिंग, जो कि होता है वर्क डन बाय, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है ना यहाँ पे, समझ में आया? वो आता माइनस हाफ के, समझ में आया? तो इस ये फॉर्मूला ऐसे में बस यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यू इनिशियल जब नेचुरल लेंथ पे थी तब कोई एनर्जी स्टोर थी क्या इसमें, जब ये नेचुरल लेंथ पे थी 0 इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यू फाइनल, फाइनली मतलब यहाँ पर जब हमने x कंप्रेस कर दिया तो इससे भी आ गया फॉर्मूला, समझ में आया क्या? देखो सब लोग
आवाज आ रही है बच्चों मुझे? यस Yes, सर। sir, आ रही है. सो ये जो वर्क हमने किया एक्सटर्नल फोर्स में, लिखते जाओ सुनते भी जाओ, वो स्टोर हुआ है इसमें, और जब भी कोई वर्क स्टोर होता है तो उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। ओनली कौन सा वर्क हम यूज नहीं कर सकते? जो डिसिपेट हो जाता है। समझ में आया क्या? ये वर्क हम पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं किसी और वर्क को करने के लिए। स्प्रिंग को कंप्रेस करके रख दो, जब भी उससे वर्क लेना है आपको उसको यूज कर सकते हो, उसको खोल दो। समझ में आया? हो गया? ऑनलाइन हो गया क्या सबका? 1 minute, sir. जैसे मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन देता हूं। आप चाहे कंप्रेस करो या इलोंगेट करो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही है, एनर्जी स्टोर होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, हमें वर्क बताना है टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम x equal to 1 मीटर टू x equal to 2 मीटर। k की वैल्यू ले लेते हैं 20 न्यूटन पर मीटर। हमसे क्या पूछा है? फाइंड वर्क रिक्वायर्ड to displace from x equal to 1 to x equal to 2 मीटर। तो मुझे बताओ किसका वर्क पूछा है, जो डिस्प्लेस कर रहा है उसका या जो स्प्रिंग का? किसका पूछा है? हाँ हाँ, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का पूछा है। समझ में आया? अगर किसी कंजर्वेटिव फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हमें कोई ऑब्जेक्ट को ले जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटी के अगेंस्ट मेरे को इसको ऊपर लेके जाना है तो ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? वो हमेशा एनर्जी को स्टोर करता है। आई समझ में? हमेशा क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल में। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गया तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो वो एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया क्या? आगे आंसर। चैट मुझे पढ़ने में दिक्कत आएगी अभी, जो भी मैसेज कर रहे हैं वो बोल सकते हो मुझे।
इसका आंसर टाइम क्यों लग रहा है? देखो यहां से यहां तक लेके जाना है तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, मान लेते हैं वो है यू इनिशियल, और यहाँ पर कुछ होगी उसको मान लेते हैं यू फाइनल, है ना? देखो आपके मन में क्या बात है, आप या तो ऐसे सोचो कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लेके जाऊं तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, और अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ले जाऊं तो उसका फॉर्मूला भी हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क करने का, समझ में आया क्या? हाँ, तो उसमें x की जगह 2 पुट कर दूं, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक का वर्क अगर 200 जूल है और यहाँ से यहाँ तक का वर्क अगर 100 जूल है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? 200 माइनस 100, समझ में आया क्या? हाँ, पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक का 200, तो हमसे यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा ना पूछा, हमसे यहाँ से यहाँ तक का पूछा, समझ में आया क्या? तो लिमिट कहाँ से लगानी है? x1 से x2 आया समझ में? या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या तो ऐसे कर लो, वर्क डन क्या होता था, ये kx dx ऐसे करते थे ना, और लिमिट 0 से x की जगह x1 से x2 लगा दो, समझ में आया क्या? फोर्स तो kx लगाना पड़ेगा, k into x, f dx वाला फॉर्मूला अपन ने, x1 कितना है 1, x2 कितना है 2, 1 से 2, या फिर ये लिख लो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये फॉर्मूला आया था इज इक्वल टू होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल, क्योंकि इसका काम है पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा, आगे लेके जाना है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है ना, तो जो भी वर्क करेगा वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, समझ में आया? तो क्या आएगा, जैसे अगर आप ये सॉल्व करते तो k x स्क्वायर बाय 2 आता, फिर लिमिट लगाते x1 से x2, तो ये तो आता हाफ k x2 स्क्वायर माइनस हाफ k x1 स्क्वायर, ये आता ना इसको सॉल्व करते तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो ये क्या है u फाइनल, तो ये क्या है u, समझ में आया क्या? हाँ, है ना? आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ निकालो, फिर यहाँ से यहाँ निकालो, फिर उसमें से ये माइनस कर दो तो भी आंसर आएगा, बट ऐसे करने से बढ़िया डायरेक्ट ये लिमिट लगाओ ना यहाँ से यहाँ, या फिर ये फॉर्मूला याद रखो, समझ में आया? मैंने आपको एक ये फॉर्मूला बताया था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो होता है u इनिशियल माइनस u फाइनल, और ये होता है इसका उल्टा u फाइनल माइनस u इनिशियल, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है ना, समझ में आया क्या? इसको हम बोल देते हैं माइनस डेल्टा u, इसको बोलेंगे प्लस डेल्टा u, आएगा समझ में? प्लस माइनस का ही तो अंतर है, तो हाफ into 20 into 2 का स्क्वायर माइनस हाफ into 20 into 1 का स्क्वायर, कितना है 40 माइनस 10 30 जूल, समझ में आया? मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल, यहाँ पर थी 40 जूल, तो वर्क कितना क्या है 10 से 40 करना, 10 से 40 अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी करनी तो कितना वर्क करना पड़ेगा 30 जूल, समझ में आया क्या? हाँ, और अगर इसका वर्क पूछते हैं तो क्या आंसर आता है 10 माइनस 40, इनिशियल यहाँ पर कितनी, यहाँ पर निकालो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना? यहाँ पर निकालो या 10 जूल आएगा, यहाँ पर निकालो या 40 जूल आएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आएगा माइनस 30 जूल, समझ में आया क्या? हाँ, अब एक और थोड़ा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में बताऊंगा, अगर मान लो आप यहाँ से यहाँ लाना है, आपने तो सोचा मैं ये तो मिनिमम वर्क है जो रिक्वायर्ड है 30 जूल का, यहाँ से यहाँ लाने के लिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 10, यहाँ कितनी 40, तो ये वो मिनिमम वर्क है, इतना इतना वर्क आप कर दोगे, इतनी एनर्जी आप लगा दोगे 30 जूल, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, अगर इससे ज्यादा लगा दोगे तो क्या होगा, नहीं यहीं से यहाँ तक लेके आ जाएगा, इससे ज्यादा लगा दोगे तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जैसे मान लो मैंने 35 जूल का वर्क किया, तो 30 जूल तो पोटेंशियल एनर्जी में चला गया होगा यहाँ से यहाँ, समझ में आया क्या? अरे ऑनलाइन वाले बच्चे सो तो नहीं गए, आवाज नहीं आ रही किसी की? यस सर। बीच में नेट बंद हो गया तो मुझे पता नहीं चलेगा, तुम नहीं बोलोगे, ठीक है?
सो 10 से 30 जूल तो किसमें चला गया होगा, बाकी 5 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी में, वो वर्क एनर्जी हम थ्योरम पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगा। बाकी 5 जूल किसमें गया होगा, अरे एनर्जी कहीं ना कहीं तो गई होगी ना। तो अभी हमने मिनिमम वर्क किया, मतलब बिल्कुल इतना किया है कि जस्ट यहां से यहां लेके आए इसको, धीरे धीरे खींच के लाए सेम स्पीड से, ताकि काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ पा रही, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही। समझ में आया क्या? इस ब्लॉक को खींच लेना, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी नहीं है उसकी। समझ में आया? तो उस केस में 30 जूल का वर्क करना। अगर इससे ज्यादा मैंने कर दिया तो फिर वो यहां तक आ जाएगा, बट यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी वहां के कंपेयर में ज्यादा होगी। समझ में आया क्या? हाँ, तो क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा आता है, फाइंड आउट द वर्क डन टू डिस्प्लेस द स्प्रिंग फ्रॉम x = 1 to x = 2 स्लोली। कैसे लेके आना है, धीरे धीरे, ताकि काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। तो उसका आंसर ये 30। समझ में आया? इससे ज्यादा अगर आप कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आया समझ में? सो ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल, जब आपको मिनिमम बस इतना ही वर्क करना है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़े, बाकी काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े, मतलब धीरे धीरे लेके जाओ। समझ में आया? और फिर इसको और वर्क एनर्जी थ्योरम में फिर से रिवाइज होगा ये सेम फॉर्मूला। ठीक है, देखो हो गया। बता दो सिंपल सा टॉपिक एक और, जैसे हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, वैसे ग्रेविटेशनल का भी निकाला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है वैसे तो, mgh पता है कि नहीं पता? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस या एलोंगेट करते हो एनर्जी लगानी पड़ती है ना, क्योंकि स्प्रिंग अपोज करती है कंजर्वेटिव फोर्सेस होगी, तो उसके अगेंस्ट जब हम एनर्जी लगाएंगे तो स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये भी तो कंजर्वेटिव फील्ड है, इसमें भी तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर लगता है, जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ लगता है कंजर्वेटिव फोर्स जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला है mg। समझ में आया क्या? उसके अगेंस्ट अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है नीचे तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे स्प्रिंग को एलोंगेट करके छोड़ दिया अपने आप चला जाएगा, क्योंकि उधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। समझ में आएगा? वैसे ये नीचे अपने आप आ जाएगा, बट ऊपर ले जाना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे स्प्रिंग को एलोंगेट या कंप्रेस करना है। समझ में आया क्या? तो उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो एनर्जी कहां जाएगी, मतलब लॉस होगी या स्टोर होगी? स्टोर होगी। समझ में आया क्या? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं ना, वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है। जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तो वो जो वर्क किया हमने उस फोर्स को लगाते वक्त वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो यहाँ पर भी होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब जैसे ये रेफरेंस लेवल है, समझ में आया? यहाँ पे रेफरेंस लेवल का क्या मीनिंग है? जैसे स्प्रिंग में होता है नेचुरल लेंथ का, है ना। अब बच्चे के रखते हैं कि ग्राउंड पर 0 होती है, तो आप ये मत करो, आप ये रखो रेफरेंस लेवल पे 0 होती है पोटेंशियल। अब चाहे रेफरेंस लेवल बहुत ऊपर हो या ग्राउंड के अंदर,
समझ में आया? ऐसे नहीं रखना है, जीरो तो ग्राउंड पे भी नहीं होती, ग्राउंड पर भी पोटेंशियल जैसे अर्थ है। अब आपके हिसाब से ग्राउंड ये होता है सरफेस, सबके हिसाब से ये होता है ना? तो अर्थ का मास है कैपिटल एम और इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है स्मॉल एम, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम अपॉन इसके सेंटर से डिस्टेंस अभी कितनी है, आर रेडियस होता है, ये होता है। समझ में आया क्या? जीरो तो यहाँ पे Yes, sir. आया समझ में? बट बच्चे के रखते ग्राउंड पे जीरो होती है, तो ऐसे नहीं रखना है। समझ में आया? अब वो क्या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मैंने करवा दिया शायद। अब देखो इससे मैं एच हाइट ऊपर लेके जाऊं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, हाँ है ना? अब उसको यहाँ देखो, यहाँ से एच हाइट ऊपर लेके जाने के लिए ये एच हाइट कंपेयर टू दिस आर बहुत छोटी, ऐसा नहीं कि मैं जितना रेडियस बढ़ते उतना ऊपर ले, समझ में आया? वो हम बाद में देखेंगे, समझ में आया? वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, वो ये फॉर्मूला लगा देता है। समझ में आया क्या? अभी हम जनरल सिंपल यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर, 100 मीटर ऊपर, 300 मीटर, उसके लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? तो अभी मैं ये बोल रहा यहाँ पे आप जीरो मान, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। समझ में आया? आपको जो मानना है वो मान सकते, आप चाहे तो ये भी मान सकते, ठीक है? मेरी आदत नहीं होगी, उसमें तो मिल जाता है अपना, इसमें लिखते हैं पेंसिल से तो मिल जाता है ना अपना, तो कुछ भी हाईलाइट करना है तो उसको मैं बोला ना, फिर वापस हटा दो, ठीक है? अब देखो यहाँ से एच हाइट पे ऊपर ले जाना है एम मास, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, यू फाइनल माइनस Yes, sir. या फिर ये कर सकते हो, या फिर आप वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये फोर्स ऊपर कितना लगाना पड़ेगा, जैसे उधर स्प्रिंग के इक्वल लगाया था हमने, के एक्स के इक्वल, यहाँ पे किसके इक्वल लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल, mg लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे mg लगा है। समझ में आया क्या? है ना? धीरे धीरे ले जाना है, इससे ज्यादा लगाओगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर ये mg से ज्यादा लगाओगे तो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हमें उतना ज्यादा एनर्जी नहीं बढ़ता, हमें तो सिर्फ एक साइड पे ले जाना है, चाहे 10 साल लग जाए, धीरे धीरे ले जाओगे। समझ में आया क्या? तो जितना नीचे लगा उससे 0.0000001 न्यूटन ज्यादा लगा दो, बस धीरे धीरे जाएगा ऊपर, काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर बढ़ेगी। समझ में आया क्या? तो जो भी एनर्जी बढ़ेगी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बढ़ेगी, ऐसा समझ में? स्टोर होगी ना इसके अंदर एनर्जी, आएगा समझ में? तो या तो आप वो Yes, sir. अब ये फोर्स तो कांस्टेंट है, या वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो वहां गलती की थी आपने, m भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या होता है, f फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, थीटा तो 0 है क्योंकि फोर्स के ऊपर लग रहा है, और तो 0 cos 0 1, तो डायरेक्ट लिख दो mg h, चलो cos 0 भी, तो क्या है, वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स mgh, और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, इसका उल्टा नेगेटिव माइनस mgh cos 180, क्योंकि वो नीचे लग रहा है ना। समझ में आया क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या था, अगर ऊपर ले जाए, वर्क डन इन बॉडी टू लिफ्ट हाइट थ्रू हाइट h, वर्क डन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए बॉडी थ्रू हाइट h, ये निकल लेना चाहोगे आपको, ठीक है? अभी रुक जाओ, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट अभी तो हमने एक फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बताया, तो भी तो ये जो वर्क किया आपने, ये इसका क्या हुआ, ये स्टोर कहीं तो गया होगा ना एनर्जी, जैसे उसमें स्ट्रिंग में स्टोर हुआ था, ये इसमें ये बॉडी की पोजीशन में स्टोर हुआ, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया mgh, है ना? अब देखो मैंने क्यों बोला कि हाइट कम, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा होती है तो g फिर कांस्टेंट नहीं होता है, फिर g भी वेरी करता है। समझ में आया? तो g वेरी कर रहा है तो हमने फॉर्मूला लगाया कांस्टेंट फोर्स वाला, फिर फॉर्मूला लगता है वेरिएबल फोर्स वाला, आया समझ में? हां, तो यहां से यहां तक कितना वर्क किया आपने, तो अब
मैंने बोला यहाँ पर इतनी है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी पोटेंशियल, बढ़ जाएगी ना इतने से। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला देखने में मजे नहीं आ रहे तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, समझ में आया? क्योंकि बाद में फिर कंफ्यूजन कम होगा तो सही, थोड़ा बहुत होता है बट बिल्कुल कम कंफ्यूजन करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, बच्चे रखते हैं ग्राउंड में 0 होती है ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है कि एक रेफरेंस लेवल के बारे में बात करेंगे। रेफरेंस लेवल मानो उस पे 0 मानो, समझ में आया क्या? अब ये 0 क्यों मान सकते हैं? क्योंकि हमें तो यहाँ से यहाँ तक के वर्क से मतलब है, हमें तो क्या यहाँ से यहाँ तक के वर्क से मतलब है। अब यहाँ से यहाँ तक का वर्क होगा, यहाँ से यहाँ तक की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो यही तो आएगा, समझ में आया? ये आएगा ना। अब आप इतना इस वैल्यू को आप, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब तो इसी से, समझ में आएगा? यही चेंज होगा, हाइट चेंज करते जाओगे तो ये वाली वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये तो होती वही रहेगी, आप और ऊपर ले जाओ तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी में तो ऐड किया है मैंने, इसमें ये ऐड किया है, समझ में आया क्या? तो ये तो अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ा रहा है ना, समझ में आया क्या? तो इसको 0 मान लो ना, अज्यूम कर लो ये 0। ये वाली चीज हालांकि अभी डिस्कस नहीं करते हैं, इसको बताते हैं कि ग्रेविटेशनल चेक करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप पढ़ लेते हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे सोर्सेज हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, समझ में आया क्या? इसको हम क्या मान लेते हैं 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा mg, समझ में आया? अब जब Yes, हम sir. यहाँ पर 0 मान सकते हैं तो हम कहीं भी मान सकते हैं, जब हम ग्राउंड पे मान सकते हैं तो फिर कहीं पे भी मान सकते हैं ना। अब जैसे मान लो मैंने एक बिल्डिंग से बॉल को ऊपर थ्रो किया तो मैं बिल्डिंग पे 0 मान लूं, फिर मैं यहाँ पे क्यों मानूंगा ग्राउंड पे, समझ में आया क्या? आया समझ में? तो हमारी इच्छा है रेफरेंस लेवल हम कहीं पे भी रख सकते हैं, समझ में आया? रेफरेंस लेवल जहां Yes, पर sir. रखेंगे वहां पर क्या 0 हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल में, उससे ऊपर पॉजिटिव रहेगी, उससे नीचे नेगेटिव रहेगी। रेफरेंस लेवल के ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव, समझ में आया क्या? ये देखो यहाँ तक, फिर यहाँ पर लिख देंगे एट रेफरेंस लेवल अज्यूम, क्योंकि एक बार सुन लो फिर से बार में बोलो, सोचो कि 0 कैसे मान लिया, ऐसे तो कुछ भी 0 मान सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंस से मतलब है, यहाँ पर हम आगे जाके पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें इससे मतलब नहीं कि यहाँ एग्जैक्ट कितनी है यहाँ एग्जैक्ट, इससे मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का वर्क बताओ, तो वर्क तो ये हुआ ना mgh, समझ में आया क्या? तो डिफरेंस ही होता है ना वर्क, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल, समझ में आया? तो वो डिफरेंस तो हमेशा यही आएगा, आया समझ में? तो जैसे बिल्डिंग से यहाँ तक का वर्क पूछा तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया? अब अननेसेसरी अगर आप इसको ग्राउंड से ही मानोगे कि यही 0 है तो फिर यहाँ पर मान लो 100 जूल आई, यहाँ मान लो 200 जूल आई, तो वर्क कितना हुआ 200 माइनस 100, समझ में आया क्या? तो इसी को 0 मान लो ना, तो यहाँ पर 100 आ जाएगी, तो वर्क तो भी 100 माइनस 0 वही आएगा आंसर, समझ में आया क्या? आंसर तो वही आना है। तो रेफरेंस लेवल ऐसी जगह पे चूज करते हैं जहां से कैलकुलेशन कम हो जाए, यहाँ चूज करोगे तो फिर यहाँ पे भी निकालोगे और यहाँ पे भी निकालोगे, 200 और 100 दो बार निकालोगे, यहाँ रेफरेंस लेवल चूज करोगे बिल्डिंग पर तो यहाँ तो निकालना ही नहीं ना, सिर्फ ये भी निकालना है, समझ में आया क्या? हाँ, सो क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है लिख लिया ना पहले वाले, ये मत भूलना कभी, u फाइनल माइनस u इनिशियल, चाहो तो साइड में लिख लो, स्लोली ले जाना है, धीरे धीरे, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाना, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, जितना रिक्वायर है उतना ही करना, समझ में आया? और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बस ये फॉर्मूला याद रखो, तो इनमें से एक को रेफरेंस लेवल मान लो तो दूसरा ही निकालना पड़ेगा बस, समझ में आया? क्योंकि ये डिफरेंस तो क्या है, mgh ही तो है डिफरेंस, आया समझ में? एक को 0 मान लोगे तो दूसरा ही निकालना पड़ेगा, सो एट रेफरेंस लेवल
ये हम कैसे मानते हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कहीं पे भी मान सकते हैं। assume potential energy is equal to 0, समझ में आया? So above reference level at height h, potential energy क्या हो जाएगा? mgh. At below reference level ऑनलाइन, समझ में आ रहा है सबको? तुम फ्री हो गए क्या? कि आप तो बोलना ही नहीं है? यस सर। हाँ, below reference level at height, यहाँ पे h, at depth h, depth बोलते हैं h नीचे, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस m, समझ में आया? और ये फॉर्मूला वैलिड है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को, इन पे वैलिड है, छोटे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए भी पढ़ना है बात, समझ में आया? क्या बता दूं बच्चों? Yes, sir. अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें सब मिक्स हो जाएगा। कंजर्वेटिव, अभी तक तो हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या होगा? सारे फोर्स लग रहे हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, सब लग रहे हैं। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं फिजिक्स में, नॉट ओनली इस चैप्टर, पूरे फिजिक्स के सॉल्व हो जाते हैं, सब जगह काम करते हैं। वर्क एनर्जी, तो कुछ बातें तो आपको पहले से पता है कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, लेकिन ये जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स में दिखा रहा हूं कि फोर्स बहुत सारे लग सकते हैं, एक्सटर्नल भी लग सकता है ना, कंजर्वेटिव भी लग सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी लग सकता है, फ्रिक्शन सब लग सकते हैं। तो मैं कोई फोर्स में दिखा रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि सारे फोर्स लग रहे हैं, इसके ऊपर सारे फोर्स लग रहे हैं, समझ में आया? अभी इसकी मान लो इनिशियल वेलोसिटी ये वो थोड़ी देर बाद हो गई, मान लो v हो गई, क्योंकि फोर्स लग रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, से सब चेंज होगी, पोटेंशियल काइनेटिक सब होगी, समझ में आया क्या? और मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s या x, समझ में आया? ठीक है, सो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि इसके जितने भी फोर्स लग रहे हैं, मान लो नेट फोर्स लग रहा है इस पे F नेट,
ये सबका सम है, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम है। समझ में आया क्या? इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है ना। हाँ, अब एक्सेलरेशन को क्या बोल सकता हूं मैं? v dv by dx ऐसे बोल सकता हूं ना, या ds। समझ में आया क्या? या ds लिख लो या dx लिख लो। आया समझ में? v, ये फॉर्मूला बताया ना सबको। अब मुझे इस फोर्स, मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इस फोर्स का वर्क डन निकालना है। वर्क निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को मुझे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखना था। अगर मैं dv by dt लिखता तो वर्क नहीं आता। समझ में आया क्या? टाइम की टर्म में थोड़ा ना था वर्क, वर्क तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? इसलिए एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला ये होता है v dv by dx, ये होता है ना। dx को उधर ले जाओ, F net force into dx is equal to mv dv। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, है ना। इनिशियल इधर वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी इनटू फाइनल होगी, है ना। मान लो ये यहाँ पर ये x इक्वल टू x1 पड़ता तो फाइनल आ गया x इक्वल टू x2, तो इधर लिमिट लगेगी x1 से x2 पर, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट। समझ में आएगा? ये कहीं देखा हुआ लग रहा है कैसे? ये क्या है? ये वर्क ही तो है। हाँ, अरे फॉर्मूला सब में यूज कर सकते हो, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो। कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो dx का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है x, इंटीग्रेशन हो जाता है x, और लिमिट लग जाती है x2 माइनस x1। समझ में आया क्या? ये सबके लिए ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट हो तो ये नहीं लगा सकते, लगा सकते हो। समझ में आया क्या? बट कांस्टेंट फोर्स हो, सॉरी वेरिएबल फोर्स हो तो वो वाला फॉर्मूला लगा सकते। समझ में आया क्या? सिंपल जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सबके लिए लगा सकते। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय नेट फोर्स आ गया, ये वर्क का ही तो फॉर्मूला है। हां, इज इक्वल टू v का इंटीग्रेशन क्या होता है? v dv का v स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगाओगे आप तो m इनटू v स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाओगे u से v। समझ में आया तो क्या आएगा? mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2। समझ में आया क्या? ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना। ये v फाइनल स्पीड है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है? So work done by net force है, work done by all forces is equal to होता है k final minus k initial। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आपने पढ़ा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is q final minus q initial। फिर आप सोच रहे हो ये क्या आ गया? ये नई चीज आ गई। अभी तो मैंने क्या बोला? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is equal to होता है u final, वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का होता है। ये सारे फोर्स का होता है, सबका निकाल के सबका अलग अलग ऐड करके इक्वल टू आएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल, और यहीं से वो वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। यहीं से वो वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, तो अभी तो मैं क्या लिखता हूं इसका स्टेटमेंट, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। पहले तो ये बात, नेट फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, EF मतलब एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है। समझ में आया? इज इक्वल टू a फाइनल माइनस है ना। और तो और अगर ये थ्योरम हम नॉन इनिशियल फ्रेम में भी लगा सकते हैं। समझ में आया? नॉन इनिशियल फ्रेम बोलते हैं कि जिसमें सूडो फोर्स लगता है, जिसमें कौन सा फोर्स लगता है? तो ये तो लगे होंगे एक्सटर्नल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और एक सूडो फोर्स और आ जाएगा, वैसे कम जरूरत पड़ेगी उसकी, तो उसका भी वर्क निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? सो वर्क डन बाय p सूडो फोर्स, p से शुरू होता है ना यार, p मतलब सूडो फोर्स। ये कब, इसका वर्क डन कब आएगा? अगर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। समझ में आया क्या? कहने का मतलब क्या है कि
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी is equal to change in kinetic energy of object। समझ में आया? अभी उससे इसको इंटरप्रेट करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, लिखो इसको। तो ये याद रखना है, सिर्फ अभी के लिए याद रखना है ना। अभी मैं 2-3 फॉर्मूले और बताऊंगा, वो अभी कुछ याद नहीं करना है, वो हम ट्यूशन करते करते याद हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए कि इतने सारे फॉर्मूले ट्यूशन करते करते फॉर्मूले याद करें। ठीक है, सो क्या याद रखना है अभी के लिए कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, नेट की जगह और क्लियरली मैं लिख रहा हूं साफ साफ ऑल फोर्सेस, ताकि आपको याद के फाइनल माइनस के। समझ में आया? अभी कौन कौन से फोर्स होते हैं मैंने लिखा है, फिर से कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सूडो फोर्स हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के। समझ में आया क्या? इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो सूडो फोर्स तो आएंगे, ये तीन आ सकते हैं ऐसे में। अब इनमें अलग अलग केस है। केस फर्स्ट, सारे केस में कौन सी फ्रेम में फिर से बोल रहा हूं, इनर्शियल। समझ में आया? एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग इन कंजर्वेटिव फील्ड, इन कंजर्वेटिव फील्ड, शॉर्ट में लिखो, ये पूरा लिखो, कंजर्वेटिव फील्ड, है ना। वैसे तो हम डायरेक्ट ट्यूशन भी कर सकते थे, यहाँ से ट्यूशन शुरू कर सकते थे, बट जितने टाइप के ट्यूशन कर सकते हैं उतने टाइप के केस बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए। समझ में आया क्या? तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा और कंजर्वेटिव फील्ड में लग रहा होगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स भी। समझ में आया क्या? तो नॉन कंजर्वेटिव तो है नहीं, तो इसका वर्क डन तो 0 हो जाएगा, ये तो लग ही नहीं रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, तो क्या बोलूंगा मैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स
plus work done by conservative force is equal to K final minus K initial. समझ में आया क्या? हमें पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, समझ में आया? तो यहाँ लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस इसको क्या लिखूंगा मैं u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा k फाइनल माइनस k इनिशियल। ये इधर आएगा तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, समझ में आया? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या बनेगा k फाइनल प्लस u फाइनल माइनस माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस हो जाएगा k इनिशियल और वो भी इधर माइनस आया है तो माइनस मैंने कॉमन लिया है तो भी प्लस हो जाएगा, समझ में आया क्या? तो अगर कंजर्वेटिव फील्ड में एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है तो शुरू में मान लो एक बॉडी चल रही है कि उसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी थी प्लस इतनी पोटेंशियल एनर्जी, वर्क करने से हो सकता है उसकी ये दोनों बढ़ जाए या दोनों कम हो जाए, डिपेंड करता है किधर फोर्स है, समझ में आया क्या? तो ये क्या है, दिस इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, दिस इज आल्सो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल मतलब इनिशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं हम टोटल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, समझ में आया? तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं आप, वैसे ये आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगाने लग जाओगे, बट अभी के लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहीं से याद है, बस ये याद है, समझ में आया? यहां से यहां आना बहुत इजी है, समझ में? क्वेश्चन में देखो कौन सा फोर्स लगा है, समझ में आया? उनके वर्क ले लो और वर्क डन बाय ऑल फोर्स में उनके वर्क ले लो, आएगा सब आया समझ में? हां बट धीरे धीरे डायरेक्ट ये लगाने लग जाओगे, समझ में आया? तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, ये टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव है तो फाइनल एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की, और अगर नेगेटिव है तो फाइनल एनर्जी कम हो जाएगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नेगेटिव है, समझ में आया क्या? क्योंकि पॉजिटिव है तो एनर्जी सप्लाई करेगा तो बढ़ाएगा एनर्जी, और अगर नेगेटिव है तो एनर्जी गेन करेगा और कम करेगा, समझ में आया? अगर ए फाइनल इनिशियल से बड़ी है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा ना, समझ में आया क्या? अब हमने जो फॉर्मूला देखा था वो भी देख लो, आपको तो याद ये रखना है कि ये टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, केस केस वाइज तो समझ में आएगा, ठीक है? हमने क्या देखा था कि इफ, इसी में देखो, इफ k फाइनल इज इक्वल टू k इनिशियल, मतलब हम स्लोली स्लोली वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जो हो रहा है वो स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है उस फोर्स से जब हम वर्क कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स से, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा हूं, है ना, ऐसे धीरे धीरे बोलो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, सिर्फ क्या बढ़ रही है, तो जितनी यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी उतनी यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल में इनिशियल इक्वल है तो ये इक्वल है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, समझ में आया? तो क्या फॉर्मूला है, आया समझ में? तो ये भी तो इसी से निकला है, हमने डायरेक्ट भी पढ़ा था, इससे भी आ गया, तो अब तो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं कि सर आपने ये पढ़ाया था फिर ये पढ़ा दिया के फॉर्मूला माइनस के, अब समझ में आ रहा है ना? रियल लाइफ वाले एग्जांपल ही आ रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, कभी हमारी इच्छा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी नहीं बढ़ानी, हमारी इच्छा है दोनों बढ़ानी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी के इनिशियल से के फाइनल, और पोटेंशियल भी बढ़ेगी इनिशियल से के फाइनल, अगर हम काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएंगे तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, समझ में आया क्या? तो जब भी स्लोली स्लोली लिखाओ क्वेश्चन में तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, समझ में आया? फिर समझ जाओ लिफ्ट करना है, स्प्रिंग को एलोंगेट करना है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला कर लिया ना इन मतलब क्वेश्चन में, ऐसा समझ में?
लिख लिया। समझना पूरा है बट अभी के लिए ताकि टेंशन ना हो ज्यादा, ये याद रखना, ये सब याद हो जाएगा ये, ठीक है। देख लिया, ऑनलाइन क्लास चालू है ना, बच्चों की आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. इसमें देख रहे हैं जैसे केस 2, सेम ये वाला केस ले रहा हूं मैं, बट ये बोल रहा हूँ कि कंजर्वेटिव फील्ड में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। समझ में आया क्या? ओनली कंजर्वेटिव forces are active। समझ में आया? जैसे स्प्रिंग फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, तो वहां पे भी काम में आएगा, वो भी तो कंजर्वेटिव फोर्स है। जब उसका वर्क डन पूछेंगे तो ये सब काम में आएगा, है ना। और 80% बच्चे भूल जाते हैं तब तक, इसलिए अच्छे से पढ़ना है ताकि भूल हो ही, ठीक है। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं तो मैं चाहूँ तो यहाँ से शुरू करके इस भी कर सकता हूँ, बट शुरू से करते ताकि प्रैक्टिस हो, है ना। क्योंकि हमें अभी याद रखना है सिर्फ वो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। समझ में आया? तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से शुरू करना है ना। ये तो बेसिक साथ देने के लिए, ये तो याद हो गया होगा। अब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया तो कौन सा फोर्स लग रहा था? बस समझ में आया? ऊपर ले जाते तो एक्सटर्नल भी लग रहा था, बट नीचे आकर इसको ड्रॉप कर दिया तो कौन सा लग रहा है? तो ये वाला केस समझ में आया क्या, है ना। सो ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, तो क्या बोलूंगा मैं, सिर्फ ना तो ये लग रहा है ना ये लग रहा है, तो दोनों के बंधन नहीं हो, तो क्या बोलूंगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है? u इनिशियल माइनस q फाइनल, इसका ही होता है ना। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? सबसे पहले ये पढ़ा था मैंने। अब u k इनिशियल को चले जाओ तो क्या बनेगा, u इनिशियल प्लस k इनिशियल, और u फाइनल को चले जाओ तो क्या बनेगा, u फाइनल प्लस k फाइनल। मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कब लगा दे, कब लगाएंगे बताओ ये मैं? अगर आपको क्वेश्चन में देखा आपने कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी एनर्जी को बढ़ाया कम कर सकते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी को कम करता है, डिसिपेट करता है। इनके अलावा क्वेश्चन कर रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स ना तो एनर्जी को बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है, ओनली एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। समझ में आया? पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल। कंजर्वेटिव फोर्स तो कुछ सिस्टम का ही फोर्स है ना, बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। समझ में आया क्या? मैंने ड्रॉप किया तो एनर्जी बढ़ेगी थोड़ा ना, होती हुई रहेगी नीचे जब तक भी जहां तक ये ट्रेवल करेगा। ओनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक बढ़ेगी। समझ में आया क्या? तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। आपको डायरेक्ट याद नहीं आया तो आपको यहीं से शुरू करना है। प्रैक्टिस होने के बाद जैसे देखा ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, ये डायरेक्ट यहां से शुरू करना है। फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। समझ में आया क्या?
ओनली अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो फिर से आपको कुछ नहीं आता है तो ये तो याद आएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। फिर आप क्या सोचोगे कि ऑल फोर्स मतलब देखो क्वेश्चन में कौन कौन से फोर्स लगे, तो आपको दिखा कि ओनली फ्रिक्शन ही लग रहा है। समझ में आया क्या? तो नॉन कंजर्वेटिव है ना, तो ऑल फोर्स में फिर क्या आएगा? एक का ही आएगा बस। समझ में आया? तो किसका आएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो आएगा k फाइनल माइनस k। समझ में आया? कुछ भी रखना है क्या बोलो? हाँ, ये याद होना चाहिए बस। ऐसा नहीं। दोनों लगे, नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव। जितने भी पॉसिबल है वो सारे बता डिस्कस कर लें। जैसे मान लो मैंने इसको ड्रॉप किया है ना, तो ये नीचे आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कंजर्व। बट रियल लाइफ में थोड़ा होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ सराउंडिंग में लॉस होता है ना एनर्जी का। वो कौन से फोर्स होता है? ग्रेविटी से तो होता नहीं है, वो तो कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया क्या? एयर के रेजिस्टेंस से फ्रिक्शन जैसे लगता है, ये अपोजिट। तो कुछ एनर्जी वो उसमें लॉस होगी सराउंडिंग में। समझ में आया क्या? हाँ, तो दोनों दो फोर्स लग सकते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एक साथ। समझ में आया? या फिर जैसे ये, इसको मैंने कंप्रेस करके रखा हुआ है और यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। जैसे इसको छोड़ूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होने लगेगी, और कुछ लॉस भी तो होगी फ्रिक्शन में। ग्राउंड में फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि ये ऐसे जाएगा ना, तो एनर्जी थोड़ा ना कंजर्व होगी इसमें। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी कंजर्व होगी, क्योंकि फिर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है जो हमने पढ़ा है वाला केस। समझ में आया क्या? बट अगर फ्रिक्शन में फिर एनर्जी कंजर्व नहीं, फिर एनर्जी लॉस होगी फ्रिक्शन में। तो जितनी एनर्जी यहाँ है, जितनी आपने स्टोर करके रखी हुई है, आगे जाके वो कम हो जाएगी फिर। समझ में आया क्या? हाँ, तो दोनों लगा है, तो दोनों का वर्क क्या होगा? वर्क में नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क में कंजर्वेटिव इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। इसका फार्मूला आता है u इनिशियल माइनस u फाइनल, तो उधर आएगा तो प्लस और वो उल्टा हो जाएगा, तो क्या आएगा फार्मूला? समझ में आया क्या? बोलो, रटना है क्या? Yes, sir. रटना है क्यों यार? नहीं सर, रखना नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने डिस्कस किए, बस रटना कुछ नहीं है, बस ये याद रखना। सो इसको हम क्या बोलते हैं? ई फाइनल। और इसको क्या बोलते हैं? ई इनिशियल। अब क्योंकि इसका वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव का नेगेटिव होता है, तो सिस्टम की फाइनल एनर्जी कम हो जाएगी इनिशियल से। समझ में आया क्या? हो गया? पहले किधर लिखा था? एक सिंपल क्वेश्चन में करके बता देता हूं, तुम्हें लिखना नहीं। m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से ड्रॉप किया h हाइट से, बताओ यहां स्पीड कितनी हो जाएगी? ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, ड्रॉप किया ग्रेविटेशनल फील्ड, तो क्या लिखेंगे? k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। समझ में आया? तो k इनिशियल किसका लिखूंगा? ड्रॉप किया ना, ड्रॉप 0, u इनिशियल कितना? इसको रेफरेंस लेवल मान लो, हर क्वेश्चन में रेफरेंस लेवल मान लो, है ना? ठीक है, तो वहां कितना होगा? रेफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर mgh,
के फाइनल यहाँ पर मान लो स्पीड है v, तो क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस u फाइनल रेफरेंस लेवल पे कितनी होती है 0। समझ में आया? अब देखो मेरा कहने का मतलब यहाँ समझो, अगर आप इसको ग्राउंड मान लो, ठीक है, यहाँ पर माइनस gmn/r, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं 0 प्लस माइनस ऑफ gmn/r प्लस mgh लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं माइनस ऑफ gmn/r, ये लिखते हैं ना, तो ये तो कैंसिल हो रहा है ना, डिफरेंस से ही मतलब है हमें, तो बस समझ में आया क्या? इसलिए कैलकुलेशन क्यों पढ़ा था, जो मैं उस टाइम समझा था वो समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे, इसको 0 मान लेंगे या नहीं मानेंगे? समझ में आया? तो क्या लिखेंगे gh, तो फाइनली हो जाएगी 0, m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर आया 2gh, तो v कितना आएगा √2gh, ये फॉर्मूला पढ़ा तो था हमने डायरेक्ट, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था ना, एक साइड से थ्रो करो तो कितने से टकराती है, इससे भी आगे एनर्जी कर सकते हो। समझ में आया क्या? डाउट तो लिख लो वरना तो सिंपल ही। स्क्रीन दिख रही है ना पूरी? यस सर। Yes. ये ऑब्जेक्ट को स्पर्श हो स्प्रिंग पर, हमसे पूछा फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन, अभी क्वेश्चन आया था, सबसे पहले आप क्या देखोगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहला काम क्या है बताओ, कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो ग्रेविटी वाला लगेगा, एक स्प्रिंग पे टकराएगा स्प्रिंग वाला लगेगा, बोलो तो ये कौन से टाइप के फोर्स है बोलो? तो क्या कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स लग रहा है? एयरवेयर का रेजिस्टेंस नहीं मानना है, ठीक है, नहीं लग रहा है, तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो एनर्जी को चेंज करेगा, ना कोई नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है जो एनर्जी को चेंज करेगा, कंजर्वेटिव लग रहा है जो एनर्जी चेंज होगी नहीं, टोटल कंजर्व रहेगी, तो वही लिखेंगे u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। समझ में आया क्या? तो टाइम नहीं भी बता दूंगा, सो ये इससे टकराएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन, देखो जब इससे टकराएगा, इस यहाँ हो क्या है, इसके पास अभी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल, नीचे आया तो किस में करना पड़ेगा, काइनेटिक, तो यहाँ 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 टकराएगा, अब फिर यहाँ पे इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उससे इस स्प्रिंग पे टकराएगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा क्योंकि इसके पास एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर वापस से पोटेंशियल में जाएगी, बट इस बार दूसरी वाली कौन सी, इसमें जाएगी, कब तक जाएगी, जब तक वो रुक नहीं जाता, जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाती तब तक इसके अंदर एनर्जी जाएगी, तब तक ये कंप्रेस होगा, उसी को बोलेंगे मैक्सिमम कंप्रेशन, वहां पर काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो हो जाएगी। समझ में आया क्या? हाँ, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे दो पार्ट में करते हैं, कोई जरूरी नहीं, एक पार्ट में करो डायरेक्ट, कैसे, हम ये कंप्रेस होगी मात्रा का कितना कंप्रेस है x, ठीक है, और फाइनली इसकी स्पीड फिर 0 हो गई, इसी को रेफरेंस लेवल मान, मैंने क्या बोला था कहीं पे भी मान सकते हो, इसको क्या मान लिया, लेवल तो ना ग्राउंड पर, ये लाइन थोड़ा ना केवल, तो ग्राउंड पर मान नहीं सकते, समझ में आया, ये मान सकते हो, समझ में आया,
अब क्या लिखूं मैं, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, ऐसे लिखूंगा ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जहां से शुरू हुआ वो इनिशियल, जब खत्म जहां तक करना है वो फाइनल। तो इनिशियली क्या था mgh h, तो ये हाइट प्लस ये यहां से h प्लस x, यहां से लेंगे ना रेफरेंस लेवल से मेजर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप किया था 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पर, अब पहले देखो स्प्रिंग में तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं थी इसलिए सिर्फ ग्रेविटेशनल लिखी, अब स्प्रिंग में स्टोर्ड है बट ग्रेविटेशनल 0 होगी, ग्रेविटेशनल तो ये रेफरेंस लेवल है ना, यहीं पर आ गया ब्लॉक, तो 0 हो गया रेफरेंस लेवल पे। अगर आप इसकी जगह कुछ और मानते हैं तो फिर उस पर भी आपको निकालना पड़ेगा, समझ में आया क्या। इसलिए एक ऐसी मान लो जहां पे 0 हो जाए, समझ में आया। तो u फाइनल किस कौन सी होगी, आप हाफ kx स्क्वायर, समझ में आया। हम वेरीफाई कर रहे हैं k फाइनल फिर 0 हो जाएगा, कहने का मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी थी फिर से पोटेंशियल में ही कन्वर्ट हुई, समझ में आया कि ये भी पोटेंशियल इस मतलब ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की ग्रेविटेशन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है इस क्वेश्चन में, समझ में आया क्या। तो mg 20 into h, h कितना है 4 प्लस x इज इक्वल टू हाफ k, k कितना है 20 मतलब 10x स्क्वायर, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो 8 प्लस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, फैक्टर निकालने कैसे देख लो।